नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। लोकसभा चुनावों के साथ जब से करनाल में उपचुनाव, विधायक पद के लिए उपचुनाव की चर्चा हुई है, तब से राजनीतिक माहौल गर्म है। कांग्रेस के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि हमें टिकट अगर मिलती है तो हम करनाल की सीट निकालकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि पहले भी करनाल सीएम सिटी था, अब भी करनाल सीएम सिटी रहेगा, क्योंकि नायब सिंह सैनी जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो चुनाव लड़ेंगे मनोहर लाल खट्टर की जगह। मनोहर लाल खट्टर को करनाल से लोकसभा का टिकट दे दिया गया है। लेकिन अब एक और नाम बीच में कल से सोशल मीडिया पर चल रहा है। जब भी मैं कहीं पर जाता हूं तो चर्चा चलती है कि करनाल से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, यूं तो वो अपने आप को कहते हैं, वैसे उनके पास प्रदेश इकाई में एक स्थान भी दिया हुआ है उनको पार्टी में, जिनका नाम है सुनील बिंदल। सुनील बिंदल ये कहते हैं कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो जिम्मेदारी लगाएगी मैं उसको निभाने के लिए तैयार हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या करनाल में आम आदमी पार्टी चुनाव में किसी को अपना उम्मीदवार बनाएगी? अगर उम्मीदवार बनाएगी तो वो उम्मीदवार कौन होगा? और अगर उम्मीदवार के तौर पर सुनील बिंदल के नाम को आगे किया जाता है तो करनाल की जनता का क्या रुख रहेगा? एक बार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं सुनील बिंदल, उनसे बात कर लेते हैं। बिंदल साहब, सबसे पहले तो लोकसभा का, विधानसभा का चुनावी पर्व जिसे हम कहते हैं वो आ गया है। करनाल में उपचुनाव हो रहा है। आप कांग्रेस के साथ फिलहाल लोकसभा में अलायंस में है। विधानसभा को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या कुछ बात आ रही है? क्योंकि सोशल मीडिया पे आपका भी नाम चल रहा है कि करनाल से चुनाव लड़ सकते हैं। नमस्कार आकर्षण जी, IBN 24 के सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार व आभार। अभी कल ही उपचुनाव की घोषणा हुई है और राजनीतिक गलियारों में बड़ी भारी इस उपचुनाव की चर्चा है। और इस बार भी पता चला है कि करनाल उपचुनाव में एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट आ गया है। इम्पोर्टेड प्रोडक्ट? हाँ, पहले भी 9.5 साल हमने एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट को झेला और अब पता चला है कि अभी भी एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट आ रहा है जिनका नाम है नायब सिंह सैनी। पता चला है कि वो इस उपचुनाव में लड़ेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय नरेंद्र मोदी जी एक तरफ तो कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, अभी वो मैंने कल सुन रहा था वो 1 नेशन 1 इलेक्शन के विषय में बोल रहे थे। दूसरी ओर मुझे लगता है कि ये राज्य पर, देश पर एक अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है उपचुनाव करा के। मुझे लगता है कि यदि उपचुनाव ना हो तो शायद उनका कार्यकाल 12 सितंबर तक रहेगा, और यदि ये उपचुनाव हो जाता है तो उनका कार्यकाल 22 सितंबर तक रहेगा। तो 10 दिन के लिए ये इतना अतिरिक्त बोझ डालना क्या उचित है? नंबर 1। नंबर 2, मनोहर लाल जी को इस समय त्यागपत्र देने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसका मतलब ये है जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनको पूर्णतयाभ्यास हो गया है कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का दोबारा सत्ता में आना नामुमकिन है। और इसी वजह से उन्होंने माननीय मनोहर लाल जी से वो त्यागपत्र दिलवाया और शॉर्ट टर्म के लिए नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया। मेरे हिसाब से जब मनोहर लाल जी ने ये इस्तीफा दिया तो उनको करनाल की जनता के साथ संवाद करना चाहिए था। करनाल की जनता ने उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, पहले विधायक बनाया, फिर मुख्यमंत्री बनाया। तो आज करनाल की जनता बेहद ठगा हुआ महसूस कर रही है। करनाल की जनता बेहद नाराज है। तो आपको नहीं लगता कि जैसे आप कह रहे हो कि मोदी जी को ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री जो थे पहले मनोहर लाल खट्टर, उनके नेतृत्व में जो चुनाव जीतना है मुश्किल होगा, लेकिन उनको तो लोकसभा का टिकट दे दिया गया और चर्चा भी हो रही है कि करनाल से सीएम मिल जाएंगे और लोकसभा के लिए अगर मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीते तो वो सेंटर में मिनिस्टर होंगे। करनाल के तो दोनों हाथ में लड्डू होंगे। आकर्षण जी, एक बात बताइए कि करनाल कब तक बाहरी आदमी को झेलता रहेगा? करनाल में जो मुख्यमंत्री है वो भी बाहरी होंगे, जो करनाल में जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी बाहरी होंगे। करनाल के लोगों में कोई योग्यता नहीं है। करनाल के जो लोग हैं वो दरी बिछाने लायक ही हैं। तो मतलब करनाल के लोग इतने बेवकूफ तो नहीं है। इन्होंने तो बड़े बड़े लोगों की डिग्रियां फाड़ी हैं। आपको सुषमा स्वराज जी का और भजनलाल जी का याद होगा। भारतीय जनता पार्टी के 9.5 साल के कुशासन में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो लोग भारतीय जनता पार्टी को दोबारा चुने।
मुख्यमंत्री जी को आखिर जब चुनाव के 6 महीने रह गए हैं उनको त्याग पत्र देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका मतलब कहीं ना कहीं फेलियर है, जिसकी वजह से टॉप लीडरशिप को ये लगा कि इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का दोबारा सत्ता में आना नामुमकिन है और नायब सिंह सैनी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। मैं फिर कहूंगा कि हरियाणा की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, ये पैसे का दुरुपयोग है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, दूसरी ओर 10 दिन के लिए, केवल 10 दिन के लिए इस तरीके का चुनाव कराना कहां तक उपयोग? क्या पता बिंदल साहब टेस्टिंग हो रही हो, देख रहे हो कि देखते हैं कि करनाल की जनता नायब सिंह सैनी को जिताती है या नहीं जिताती, मनोहर लाल खट्टर को एमपी बनाती है नहीं बनाती। अगर नायब सिंह सैनी जीत जाते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी आश्वस्त होगी कि अक्टूबर में जब विधानसभा चुनाव होने हैं तो उनकी सत्ता में वापसी हो जाएगी, और अगर नायब सिंह सैनी हारते हैं तो बीजेपी कोई बड़ा फैसला फिर उसके बाद भी ले सकती है। देखिए आकर्षण जी, नायब सिंह सैनी का करनाल में कोई वर्चस्व नहीं है। पहले वो नारायणगढ़ से आते हैं मेरे ख्याल, फिर उन्होंने कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा, अब करनाल से। तो करनाल की जनता इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि किसी इंपोर्टेड प्रोडक्ट को वो हरियाणा का मुख्यमंत्री बना देंगे। आपको लगता है लगाव रहेगा उनका? क्या करनाल की जनता कोई पपट है क्या? क्या करनाल की जनता मतलब इन्होंने कोई गोद ले ली है क्या? क्या करनाल की जनता मतलब इनके अधीन हो गई है क्या? इनकी बंधुआ मजदूर है क्या? जो करनाल की जनता हमेशा बाहरी लोगों का समर्थन करती रहेगी? करनाल की जनता बेहद जागरूक हो चुकी है। करनाल की जनता ने मनोहर लाल जी को कमान देकर देख ली। करनाल की जनता बेहद दुखी है, बहुत आहत है और ठगा हुआ महसूस कर रही है। डर भी है कुछ लोगों में। जो वीरेंद्र राठौर है वो दावा कर रहे हैं कि हम डर के माहौल से करनाल की जनता को बाहर निकालेंगे। क्या डर का माहौल है? कोई कुछ बोलता है, कुछ कार्रवाई हो जाती, कुछ ऐसा है लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी के राज में 9.5 साल में डर का शासन ही रहा। आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा लो, क्या हमारे देश में बोलने की आज़ादी क्या है? आपने शायद वो एक न्यूज़ करी थी तहसीलदार की, उसके बाद क्या हुआ? आपने 6 महीने 6 दिन जेल में काटे। क्या इस देश में, क्या इस प्रदेश में बोलने की आज़ादी है? आप मुझे बताओ कि 9.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाके वोट मांगेगी? अभी भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सोनीपत से, जिनकी सेक्स सीडी काफी वायरल हो रही है। जिन लोगों के पास रक्षा की जिम्मेवारी थी आज रक्षा की भक्षक बन गए हैं। नौकरी का कहते हैं। कुलदीप सेंगर का क्या हुआ? चिन्मयानंद का क्या हुआ? जो लखीमपुर हत्याकांड के जो दोषी है उनका क्या हुआ? संदीप सिंह का क्या हुआ? बताइए आप। जो महिला सशक्तिकरण की ये लोग बात करते हैं, वो अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक लखपति दीदी का कार्यक्रम किया जो बिल्कुल फ्लॉप रहा। तो ये क्या सशक्तिकरण की बात करते हैं? अभी चंडीगढ़ में इनकी चोरी पकड़ी गई, भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करती हुई पकड़ी गई। तो भारतीय जनता पार्टी के राज में लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है। लोकतंत्र में तो इनका विश्वास नहीं है। यदि देश का सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय देता है, ये तो ऑर्डिनेंस लाते हैं, बिल लाते हैं और उसको चेंज कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन के मामले में आप देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि इलेक्शन कमिश्नर के लिए सीजीआई देश के प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा? बिल पास कर दिया और सीजीआई को निकाल दिया। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को तो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। यदि इस समय देश में लोकतंत्र की बहाली करनी है, यदि इस समय देश को लोकतंत्र की रक्षा करनी है देश के लोगों को, तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना पड़ेगा। साहब, आप लोकतंत्र की बात करते हैं, उसी लोकतंत्र में अरविंद केजरीवाल को कई बार नोटिस दिया ईडी ने, वो पेश नहीं होते ईडी के सामने। दावा करते हैं कि जानबूझ के सरकार उनको फंसा रही है, लेकिन पेश तो होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई संस्था नोटिस दे रही है, क्या आप लोग पार्टी के अंदर हैं, ऊपर तक बातचीत होती है, केजरीवाल जी से शायद मिलते भी हैं, कई बार चर्चा होती है इस बारे में, क्या कारण है, क्यों नहीं जाते ईडी के पास? वो ऐसी क्या दिक्कत, क्या मजबूरी, क्या डर है अरेस्ट हो जाएंगे? सिर्फ बातें रैली स्टेज तक होती है कि हम अपनी शहादत दे देंगे, शहादत देने की बात होती है, तो अगर अरेस्ट भी हो जाए तो क्या बड़ी बात है? जब सभी लोग हो रहे हैं तो एक केजरीवाल भी चले जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ईडी सिर्फ विपक्षियों पर ही कार्रवाई करती है। भारतीय जनता पार्टी ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है और जितने भी ओपोजिशन के लीडर हैं उनको टारगेट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए,
ताकि भारतीय जनता पार्टी को इसका चुनाव में फायदा मिल सके। होगा फायदा, आपको लगता है ऐसा कुछ? पर भारतीय जनता पार्टी तो इस समय जो लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम कर रही है, जो ईडी और जो सीबीआई है उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है। ये जितनी भी संवैधानिक एजेंसियां हैं इनकी गरिमा बिल्कुल खत्म हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी इनको लगातार मिसयूज कर रही है। आपने कभी देखा है ईडी सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कोई कार्य करती हुई नजर आई है? सारी कार्रवाई विपक्ष पर ही होती है। भारतीय जनता कार्रवाई उन्होंने डोनेशन बड़ा दे रखा है, वो तो आपके सामने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में सारा खुलासा हो गया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड मुझे लगता है कि आजादी के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी का सबसे बड़ा गोरख धंधा साबित हुआ है। पहले ये ईडी भेजते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं और फिर उनसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए चंदा लेते हैं। मैं तो इसको एक्सटॉर्शन कहूंगा, मैं चंदा नहीं कहूंगा। फिर उस पर ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती, फिर उनका केस ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। या इनका दूसरा तरीका ये है, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत चंदा लेते हैं और फिर उनको किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, किसी को कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं। तो ये तो बिल्कुल गोरख धंधा है। ये तो शुक्र है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिनकी दखल अंदाजी से ये एक्सपोज हो गया। तो आखिरी सवाल है बिंदल साहब, अगर करनाल से अब आम आदमी पार्टी क्या कॉन्टेस्ट करेगी विधानसभा चुनाव को? कांग्रेस को सपोर्ट करेगी या कांग्रेस सपोर्ट करेगी आम आदमी पार्टी को? क्योंकि जाहिर तौर पर आपका समझौता है इंडिया अलायंस में, तो क्या फैसला हुआ है अभी तक? कौन चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन के एक मुख्य घटक दल हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है, ये जो उपचुनाव है, मुझे लगता है ये इंडिया गठबंधन के तहत ही लड़ा जाएगा। क्योंकि इस समय हम जो लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा में, वो इंडिया गठबंधन के तहत लड़ रहे हैं और ये उपचुनाव भी हम लोग इकट्ठे मिलकर ही लड़ेंगे। ऐसा तो संभव नहीं है कि हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटों पर इंडिया गठबंधन होगा और करनाल के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया गठबंधन के तहत ही ये उपचुनाव लड़ा जाएगा। सीट किसको जा रही है फिर? ये देखो, ये तो हमारी जो टॉप लीडरशिप है साथ देंगे कांग्रेस, वो डिसाइड करेंगे। कांग्रेस से कोई लड़ेगा, साथ देंगे? डेफिनेटली जी, ये तो गठबंधन का धर्म है। यदि ये सीट कांग्रेस को जाती है, जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं पूरी लगन से, पूरी कर्मठता से, तन मन धन से कांग्रेस को जिताएंगे। और यदि आम आदमी पार्टी को सीट आती है तो ये गठबंधन के धर्म के अनुसार कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आम आदमी पार्टी के जो संयुक्त उम्मीदवार होंगे उनको सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद बिंदल साहब, आपने कीमती समय दिया अपना। और ये थे सुनील कुमार बिंदल। सीधे तौर पर कहा कि इस बार इंपोर्टेड प्रोडक्ट नहीं चलेगा। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इस बारे में क्या लगता है कि हरियाणा का कोई भी शख्स अगर आकर किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ता है तो उसको क्या इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कहा जाना चाहिए, या ये माना जाना चाहिए कि शायद अगर वो उसके शहर से चुनाव जीतते हैं तो जाहिर तौर पर शहर को दोबारा से एक मौका मिलेगा कि वो सीएम सिटी बन जाए, या फिर पिछली सीएम सिटी का एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा नहीं रहा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कौन इस उपचुनाव में खास करके, क्योंकि लोकसभा चुनाव से अब जो नजरें हैं वो करनाल के उपचुनाव में आ गई, क्योंकि ये जो 2024 के विधानसभा चुनाव है इनका सेमीफाइनल माना जा रहा है। और देखना होगा कि इसमें बीजेपी एक बार फिर से बाजी मारेगी और अपनी सीट को बरकरार रखेगी, या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस में अगर ये चुनाव होता है तो जाहिर तौर पर हरियाणा के लिए एक बड़ी यानी कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का काम करेगी अगर करनाल सीट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के तहत करनाल की सीट को निकालती है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।